हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। ये वो गीत है जो आपने जब रामायण का हिंदी में प्रसारण देखा होगा, नई पीढ़ी ने कोविड के समय में देखा होगा तो जरूर सुना होगा। जब कोई द्वंद्व या दिमाग में एक डायलेमा चल रही होती है तो इस प्रकार के संगीत अक्सर बजते हैं। भारत में अगर हम जुडिशरी की बात करें, जो अक्सर बेबाक निर्णय लेने के लिए जाना जाता है, इस समय अगर हम केंद्रीय स्तर पे देखें तो उनके मन में भी वही द्वंद्व और इसी प्रकार की डायलेमा चल रही है। जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूं वो एक ऐसे द्वंद्व की बात करता है कि भारत में जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़े पद पे बैठा व्यक्ति यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी डर जा रहा है या द्वंद्व मन में आ रहा है। यूं तो इस प्रकार के द्वंद्व की पहले भी बात की गई है, पूर्व में भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं उन्होंने इसकी बात की है, लेकिन इस समय दिक्कत क्या आ रही है हम इस पे ही विस्तार से बात करेंगे। क्यों बार बार ये चर्चा में है और ऐसा क्यों है कि लगातार दूसरी बार है कि किसी चीफ जस्टिस ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं किसी केस पे बात करने को लेके। और ये बड़ा अजीब सा विषय है क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि जो चीफ जस्टिस हैं, जिनके पास कमांड है पूरे भारत की जुडिशरी की, वो स्टेप बैक ले रहे हैं, वो बैकफुट पे जा रहे हैं किसी केस को लेके। तो वो केस क्या है, क्या विषय है, क्या गंभीरता है, इस पे हम आज विस्तार से बात करेंगे और डिस्कस करेंगे हर एंगल पे, है ना। तो बात क्या कि मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति को लेके बेसिकली एक केस है, एक वाद है, हम उस पर ही विस्तार से बात करेंगे। इफ्स एंड बट्स, प्रोज एंड कॉन्स, हर पक्ष विपक्ष पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा? ये पीडीएफ मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, टारगेट यूपीएससी बाय विकास सिंह सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। कल किसी बच्चे ने कमेंट किया कि इंस्टाग्राम पे आके हम रील देखेंगे तो हम कैसे सीखेंगे। बेटा देखो, दो चीजें होती हैं, इट इज अबाउट कनेक्शन। इफ यू वांट टू गेट कनेक्टेड विथ मी, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। अदरवाइज इस वीडियो को बहुत सिंसियर स्टूडेंट भी देखते हैं और इस वीडियो को ट्रोलर्स भी देखते हैं और कुछ हद तक जो जाहिल होते हैं, जो टहलते रहते हैं, वो भी देखते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो ज्यादा हैं, जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए। खैर, आगे आ जाते हैं। चलो, अब है क्या कि देखिए, पहले क्या होता था कि जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करते थे या अन्य इलेक्शन कमिश्नर की बात करते थे तो उस समय राष्ट्रपति द्वारा इनका सिलेक्शन होता था मंत्रिमंडल की सलाह पे, है ना। और ऐसी प्रक्रिया पे बहुत बार प्रश्न उठते थे कि भाई कार्यपालिका का ही प्रभुत्व है, इस पे कहीं ना कहीं बहुत सारे केसेस दाखिल होते थे। तो एक केस था अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ, जो कार्यपालिका के प्रभुत्व पे प्रश्न उठाता था और इस प्रकार की जो पारदर्शिता भंग हो रही है उस पे प्रश्न उठाता था। तो अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ में जब निर्णय आया तो थोड़ा सा बदलाव किया गया कि जब तक पारदर्शिता साबित नहीं होती कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी बेंच ना हो या एक पारदर्शी सिस्टम ना हो जो उनको चुने, तब तक हम एक व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ के केस में कहा गया। लेकिन ये एक अंतरिम व्यवस्था थी, है ना, ये एक अंतरिम व्यवस्था थी और संसद तो रुकने वाली थी नहीं। संसद ने नया कानून बनाया और उस नए कानून में उन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री को और जो नेता विपक्ष है उनको रखा, सीजीआई को हटा के एक वरिष्ठ जो कैबिनेट मंत्री है उनको रख दिया कि उम्र के हिसाब से जो वरिष्ठ होंगे कैबिनेट मंत्री में उनको रखा जाएगा। तो एक बार फिर से कार्यपालिका के हाथ में चीजें आ गई। तो ये जो अधिनियम लाया गया सीईसी और ईसीस को लेके, इसके प्रतिवाद में एक और केस आया, ठीक है, जो केस आप यहां पे देख सकते हैं, डॉक्टर जे आर ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। जब ये केस आया तो उस समय जो चीफ जस्टिस थे यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने स्टेप बैक ले लिया, जिसको रेक्यूजल कहा जाता है, हिंदी में उसको पदत्याग कहा जाता है, पर बेसिकली ये है कि हम इस केस पे सुनवाई नहीं देखेंगे, किसी और जज को आप नियुक्त कर देते हैं। अब उसके पहले देखा जाए तो जस्टिस केहर ने, सीजीआई वो भी रहे थे, उन्होंने एक बार इस विषय पे बड़े विस्तार से कहा था कि जज होने के नाते इस प्रकार के केसेस आएंगे और चूंकि हम अपने पद के लिए पूरी तरीके से दृढ़ हैं, हम पद की गरिमा को बनाए
अगर रखना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के केसेस पे भी निर्णय देना होगा। लेकिन पहले संजीव खन्ना के केस में और अब जस्टिस सूर्यकांत के केस में क्या देखने को मिला, सेम केस डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दोनों ने एक स्टेप पीछे ले लिया कि हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। तो अब इन पे तो इन्होंने तो मतलब ये तो अब चीफ जस्टिस रहे नहीं, ये चीफ जस्टिस हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं काम करता हूं, मैं एक ऐसी बेंच का निर्माण करता हूं जो इस केस की सुनवाई करेगी और उस बेंच में वो लोग रहेंगे जो भविष्य में सीजीआई नहीं बन सकते। अब जो सीजीआई है वो वरिष्ठतम है, इनके बाद जो बाकी लोग बचे हुए वो कभी ना कभी तो सीजीआई बनेंगे। तो ये कौन सा आंकड़ा बिठाएंगे, कौन सा टांका लगाएंगे कि उन लोगों को चुने जो कभी ना बन सके, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, आपने अंततः उस बेंच को चुन रहे हैं जिसको आप बताएंगे कि भाई ये 5 लोग इस केस पे अपना निर्णय देंगे, लेकिन चुन भी तो आप ही रहे हैं ना। तो इससे पे थोड़ा सा और विस्तार से बात कर लेते हैं। तो है क्या कि डॉक्टर संजीव खन्ना ने इसी पे ही केस पे उन्होंने रिक्यूजल कर लिया, पीछे चले गए, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मुझे हितों के टकराव का आरोप लगेगा। इनका यह कहना है कि कल को मैंने इस पे निर्णय लिया और जो सीजीआई को हटा के वरिष्ठतम मंत्री को रख दिया गया था उसको रिवर्स कर दिया कि नहीं सीजीआई रहेंगे, तो लोग कहेंगे चूंकि ये रहना चाहते हैं इसलिए इन्होंने इस केस की सुनवाई की और निर्णय दिया। ये मतलब जज सूर्यकांत जी के हिसाब से ये हितों का टकराव होगा और इसमें शामिल होना नहीं चाहता। एक हद तक ये सही है, पर गुरु ये तो बार बार आता रहेगा ना, है ना। चलो, भारतीय न्यायिक इतिहास की एक असाधारण घटना है। एक ही संवैधानिक चुनौती से सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष नेतृत्व में 2 बार हमको देखने को मिला कि पीछे हो गए लोग, ठीक है। तो बड़ा ही स्पेशल है, इसको थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। अब सत्ता के झुकाव की बात करें, देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने, जो मैंने आपको बताया अनूप बर्णवाल केस में, क्या बोला कि भाई क्या करो कि जब तक तुम पारदर्शिता स्थापित नहीं कर पा रहे, क्योंकि आरोप बार बार लग रहे थे कि कार्यपालिका ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निर्धारित कर रही है, उन्हीं को सिलेक्ट कर रही है, इलेक्शन कमिश्नर को चूज कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि वो बायस्ड हो, है ना, और ऐसा हो सकता है कि अपने हिसाब से फिर वो चारे चुनावों को आगे बढ़ाएं। इसलिए पारदर्शिता का प्रश्न उठ रहा था। तो अनूप बर्णवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब तक आप अधिनियम नहीं बना रहे तब तक उसमें प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता रहेंगे। ये एक संतुलित निर्णय माना गया, लेकिन संसद कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने सीईसी एंड ईसी एक्ट 2023 पारित किया और इनको हटा दिया और उसके जगह पे वरिष्ठ एक कैबिनेट मंत्री को रख दिया यहां पे, है ना। तो संसद तो खेल कर गई, है ना। अब यहां पे फिर से कार्यपालिका का बहुमत आ गया। जो आरोप लग रहे थे वो वापस से लगेंगे ही भाई, बहुमत तो वापस से आ गया। अब क्या है, आलोचकों और विपक्ष का मत क्या है कि कार्यपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को पलट दिया, जो लोकतंत्र और चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के लिए क्या है, खतरनाक है, खतरनाक। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कि संस्थागत हित और पूर्व निर्धारित अयोग्यता की बात क्या हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि हम मास्टर ऑफ रोस्टर पे भी थोड़ी सी बात करेंगे अभी। वर्तमान चुनौती क्या है कि कानून पे संवैधानिकता पे फैसला होना है, जो केस में है। यदि 2023 का कानून असंवैधानिक घोषित होता है तो सीजीआई पुनः चयन समिति का हिस्सा बन जाएंगे और सीजीआई साहब को लगता है कि ये हितों का टकराव वापस से आ जाएगा, क्योंकि लोगों को मतलब ये भविष्य में क्या होना है उसको सोच के डर रहे हैं कि लोग कहेंगे कि सीजीआई साहब ने अपने हिसाब से निर्णय ले लिया, क्योंकि यहां पे जब हम बात करते हैं सीजीआई को हटा के वरिष्ठतम मंत्री रख दिया, वापस से सीजीआई आ जाएंगे, तो वो चाह रहे हैं कि हम निर्णय में शामिल हो, इसलिए वो निर्णय दे सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि हितों का टकराव आ रहा है, बीच में आगे आ जाते हैं। कुछ शब्दावलियां हैं, आप इनको देख लीजिएगा, है ना, इनको आप पढ़ लीजिएगा, मैंने अलग अलग समय पे क्लासेस में इनको बताया है। ये स्पेसिफिक यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए या जो जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए डालता हूं अपने पीडीएफ में, इसको जरूर ऐड कर लीजिएगा। पीडीएफ में आपको इसको मिल जाएंगे, प्राप्त कर देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इस प्रकार का टकराव पहले नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तब जब एनजेसी का मामला आया था 2015 में, तो जीएस खेर जो थे वो चीफ जस्टिस थे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी की बात की और उन्होंने कहा कि अगर मैं इसको हितों का टकराव कह के स्टेप बैक कर लेता हूं, यानी कि रेक्यूजल करता हूं, तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अगेंस्ट जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी ये कहता है कि अगर ये जरूरी है और आप ही उस पद पे हैं कि आप ही को निर्णय लेना है, तो गुरु निर्णय ले लीजिए, आप गलत नहीं है। उन्होंने बोला था यहां पे कि यदि मैं रेक्यूजल के लिए सहमत होता हूं तो मैं गलत परंपरा की शुरुआत करता हूं। हर वरिष्ठ न्यायाधीश पे यह संघर्ष लागू होता है। न्यायालय की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप निर्णय लीजिए, यही नेसेसिटी है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं एक्ट की, तो जैसे सूर्यकांत और जैसे संजीव खन्ना दोनों ही क्या है, रेक्यूजल पे चले जाते हैं, पद त्याग करते हैं। पद त्याग का मतलब पद छोड़ने का नहीं, बेसिकली शब्द इसका हिंदी ये है, पर बेसिकली स्टेप बैक लेना कि हम इस केस की सुनवाई में नहीं जुड़ेंगे, हम इस केस को नहीं देखेंगे।
भविष्य की सीजीआई की नियुक्ति समिति में संस्थागत हित है, न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मामले से हटना आवश्यक है, ये इनका कहना है। चलो, क्या सर्वोच्च न्यायालय का हर वरिष्ठ न्यायाधीश भविष्य में सीजीआई बन सकता है? यदि हां, तो संघर्ष मुक्त कॉन्फ्लिक्ट फ्री बेंच कैसे बनेगी? भाई आपके बाद जो भी बच्चे हैं वो न्यायाधीश बन सकते हैं, सीजीआई बन सकते हैं बेसिकली। तो कोई भी जो आएगा वो तो कभी ना कभी उसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसेगा ही ना। आप तो ये कह रहे हो कि अपना बर्डन किसी और पर शिफ्ट कर रहे हो, कुछ मिला के ऐसा लग रहा है। अदरवाइज आप निर्णय लो, आपको अगर पद की गरिमा का ख्याल है तो आप बेहतर निर्णय लोगे, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। चलो बस देख लेते हैं मास्टर और रोस्टर को, देख लेते थोड़ा सा क्या होता है कि देखिए मास्टर रोस्टर क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके पास हक है, उनको बाकायदा ये सुविधा मिली हुई है कि वो तय करेंगे कि कौन सा केस कौन सी बेंच के पास जाएगा। इसको ही मास्टर और रोस्टर कहते हैं। मैंने इस पर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो क्या है, सीजीआई को हितों का टकराव दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सीजीआई नैतिक आधार पर सुनवाई से पीछे हटते हैं। मास्टर और रोस्टर के रूप में सीजीआई ही तय करते हैं कि कौन सी नई बेंच इस मामले को सुनेगी। अब चूंकि सुनने वाला व्यक्ति स्वयं कॉन्फ्लिक्ट में ही है तो फिर से वही बात आ जाएगी ना। तो ढाक के तीन पात हो गए कि जो जज आएगा वो फिर कहेगा कि हमारी अस्मिता आ रही है, हम नहीं इसमें आएंगे। तो ऐसे तो वर्षों तक ये केस लटका ही रहेगा और कार्यपालिका तो ये चाहती ही है। चलिए, इस प्रकार की केसेस पहले भी आए थे, है ना। अगर आप मनक लाल बनाम प्रेमचंद की बात करें, रंजीत ठाकुर की बात करें, है ना, इसकी बात डॉक्टर जया ठाकुर, बहुत सारे केसेस, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। और जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो इन केसेस को समय समय पर डिस्कस भी करता रहता हूं। खैर, अगर हम देखें क्या दिक्कत है, संस्थागत संकट कहां पे आ रहा है, लोकतंत्र के जो स्तंभ है उनमें टकराव कहां पे आ रहा है। चुनाव आयोग की स्वायत्तता का प्रश्न, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इधर से पिंग पोंग चल रहा है, ये इधर से टेबल टेनिस में मार रहे हैं, बॉल इधर आ रही है, उनके पाले में जा रही है, यही चल रहा है ना। अनुच्छेद 324 निष्पक्ष चुनाव की बात करता है, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है, लेकिन जब अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया तो उसके बाद चिंताएं थोड़ी सी बढ़ी। अच्छा, कार्यपालिका की शक्ति है भाई, उनको काम सही से करना है तो उनकी भी तो शक्ति है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ उनको बायस्ड बोल के चीजों को साइड कर दें, ठीक है। कानून बनाने और नियुक्तियों पर नियंत्रण करने का अधिकार है उनको। अच्छा, न्यायिक समीक्षा क्या है कि संविधान की मूल संरचना का आप संरक्षण करने के लिए इसको आप चूज भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, टकराव तो होता रहेगा, लेकिन टकराव का एक सोल्यूशन निकालिए। सोल्यूशन निकालने के लिए जज साहब हैं, लेकिन जज साहब खुद पीछे हट रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत रेक्यूजल की थोड़ी सी बात कर लें तो भारत में जो रेक्यूजल की हम बात कर रहे हैं ये पूरी तरीके से न्यायाधीश की अंतरात्मा और स्वेच्छा पर निर्भर होता है नहीं। अमेरिका में क्या है कि इसके लिए बाकायदा सेक्शन 455 है। भारत में तो अंतरात्मा पे है, अमेरिका में बाकायदा इसके लिए एक विधि है, कानून है ना। इस भारत में अगर बात की जाए तो कोई लिखित मानदंड या बाध्यकारी आचार संहिता नहीं है। अमेरिका में स्पष्ट लिखित तो अनिवार्य मानदंड है ना। भारत में कारण बताना अनिवार्य नहीं है। जैसे कुरियन जोसेफ ने इसे पब्लिक भी करने से बचा था ना, सार्वजनिक करने को संवैधानिक कर्तव्य बताया था कि कर दो इसको, लेकिन ये कारण बताना अनिवार्य नहीं है। इन्होंने बोला कि अगर दिल तुम्हारा गवाही देता है तो कर दो। अमेरिका में बाकायदा रिकॉर्ड पे रखना आवश्यक है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय प्रणाली में भी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, विवेक, डिस्क्रिशन का नियम ना हटाना। तो अगर डिस्क्रिशन के लिए भी नियम बना दोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। भाई आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप हो, विश्व भारत के सबसे बड़े जुडिशियल अधिकारी हो, आप अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो उसको कैसे तार्किक अच्छा माना जाएगा। अच्छा, यूपीएससी के लिए क्या दृष्टिकोण हो सकते हैं, मैंने इसमें जोड़ दिया है, बच्चे देख लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि जुडिशियल रिक्यूजल एक्ट लाया जाए जैसे अमेरिका में है, कि भाई इसके लिए भी कुछ तरीका तय किया जाए, अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो दायरे में आए। अगला क्या है, बाध्यकारी आचार संहिता हो कि किसी भी जो संवैधानिक पद है उसके लिए एक संहिता हो कि अपने कर्तव्य निर्वहन से अगर आप पीछे हट रहे हो तो क्या मजबूत तर्क है उसके पीछे। बहुसंस्थागत चयन प्रक्रिया, सीसी की नीति में न्यायपालिका की भूमिका बहाल करना जो है, इस पे बात की जाए। और देखो यार, खुद आपने जब आपने कह दिया ना कि कार्यपालिका को हम साइड कर रहे हैं, हम खुद से नियुक्त करेंगे, अपने मामले में आपकी जो क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं आ रहा है, उनके मामले में आ रहा है। तो ये तो क्या कहते हैं उसको, एक प्रकार से शब्द तो बेहतर नहीं है, पर आप दो तरीके की बातें कर रहे हैं। अच्छा, रोस्टर निर्धारण में कोलेजियम, अब देखो इसमें क्या है कि जब सीजीआई स्वयं रेक्यूज हो तो मास्टर ऑफ रोस्टर की शक्ति एवं कोलेजियम आधारित तंत्र को हस्तांतरित की जाए कि भाई खुद वो पीछे हट गए हैं तो वो ना चुने। जिन जजेस को लगता है कि उनकी अंतरात्मा सामने नहीं आएगी, उनका हितों का टकराव नहीं होगा, वो आ जाए खुद से। लेकिन आप ही फिर चयन कर रहे हो कि ये संभालें, क्योंकि मास्टर और रोस्टर के तहत शक्ति तो आपके हाथ में है। तो ये थोड़ी सी ऐसी चीजें जिस पे ध्यान देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, बाकी लोगों को भी, ठीक है। तो क्या है कि न्यायिक रेक्यूजल नैतिकता की मांग है, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी में बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस किहर ने भी इसकी बात की थी, संवैधानिक जिम्मेदारी की मांग है।
और ये संवैधानिक जिम्मेदारी किसी भी से ऊपर है, आपके निजी या आपके स्वत्व से ऊपर संवैधानिक जिम्मेदारी, क्योंकि आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं ना। भारत को इन दोनों के बीच एक कानूनी संतुलन बनाना चाहिए और जज साहब लोगों को देखना होगा कि कैसे इसको बैलेंस किया जाए। जब तक हम कहते हैं ना कि जब तक विवेक को नियम नहीं बनाया जाता तब तक संस्थागत ईमानदारी व्यक्ति निर्भर बनी रहेगी और कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा वहां पे। और यह किसी भी परिपक्व लोकतंत्र के लिए क्या है, अच्छी बात तो नहीं है। और भारत को हम बेहतर लोकतंत्र, बड़ा लोकतंत्र बजाने के बजाय परिपक्व और बेहतर लोकतंत्र बनाना चाहते हैं तो हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। इस विषय पे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताते जाइएगा, ठीक है? ट्रोलर हो तो मत करो कमेंट, रगड़ दिए जाओगे वहां पे। तो बेहतर अच्छे तरीके से कमेंट करो, बिकॉज 99.9% बच्चे वो रहते हैं जो गंभीर स्टूडेंट होते हैं, उनको भी इस कमेंट से आपत्ति होती है। तो कमेंट सही से करना उस पर, ठीक है? कि क्या लगता है जुडिशरी को लेकर, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु कमेंट्स और हु कनेक्ट्स दे आर सीरियस स्टूडेंट्स। तो डू नॉट इस चैनल का मिसयूज मत करो इस प्रकार के कमेंट्स करके, वरना फिर क्या ब्लॉक हो जाओगे, देख भी नहीं पाओगे, है ना? चलो अच्छा, एक चीज बता दें कि चूंकि सफलता महोत्सव चल रहा है, इस बार स्टडी IQ में 200 से ज्यादा सिलेक्शन हुए, तो आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, हमारे P2I बैचेस, प्रतिज्ञा, निर्माण, जिससे भी जुड़ेंगे, आपको 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर जो मेरा कोड फ्लैश कर रहा है विकास लाइव, इसका प्रयोग करेंगे तो विल गेट 60% डिस्काउंट। सेम गोज विद ऑप्शनल, मैं हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूँ, हिंदी साहित्य में भी आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टडी IQ हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़ा है। हम समय समय पर डिस्काउंटेड प्राइसेस ले लाते हैं, क्योंकि बार बार बच्चों के मैसेजेस आते हैं कि सर जुड़ना है। जैसे अभी हिंदी लिटरेचर में बहुत सारे बच्चे जुड़े इस डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो आप इसका यूज करिए, विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिए इस दौरान, ठीक है? कल सेल ओवर हो जा रही है तो उससे पहले कोशिश की जुड़ जाइए विकास लाइव कोड का प्रयोग करके। अच्छा, ये मेरा टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम है, स्कैन करके जुड़िए, यहीं पे आपको PDF मिलेगी, यहीं पे बातें मुलाकातें होती रहेंगी, ठीक है? इस विषय पे आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइएगा। मैं अक्सर आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, और बच्चे जब मुझसे टेलीग्राम पर जुड़ते हैं तो उनकी जो क्वेरीज होती है उन पर भी आंसर देता हूँ। तो जुड़िए, यहाँ पे बातें मुलाकातें होती रहेंगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।